जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया हो। और अपने ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे थे अभी? उत्तर का मैदानी भाग पढ़ रहे थे। उत्तर के मैदानी भाग में कौन सा पार्ट पढ़ लिया था अभी? देखो, उससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद आ रही है क्या? हमने चर्चा की थी, देखो जिससे पूछवा ना वही बताएगा, ठीक है ना। और आज सुनने की भी बात हुई थी, दर्रे सुनने की बात हुई थी, प्रमुख है ना। तो बारी बंटे से आते जाना और प्रसादा लेके चले जाना, ठीक है ना। हाँ, पहला एक मैंने शब्द बताया था आपको, भाबर, याद है क्या? फिर मैंने आपको बताया था तराई, फिर मैंने आपको बताया था बांगर, और फिर मैंने आपको बताया था खादर। आज क्लास में पहला दिन किसका है अभी? पहला दिन हो जिसका हाथ खड़े कर लो भाई। हाँ, चपेटा मार जो पहला दिन ही, ठीक है भाई। ओके ओके ओके, चलो भाई। बाबर, तराई, बांगर और खादर, इन सभी के बारे में सभी जानते हो ना? यस सर। पहले तो बाबर क्या होता है? आखिर राबड़ी सुना दी रहे। हाँ, रवि कटा है। हाँ, रवि बता से, रवि बता रहे बाबर के बारे में, बता जल्दी बता, जल्दी से बताओ भाई। अरे खटा है तो खड़े हो जा, जल्दी हो जा, जल्दी बता। बाबर तो छोटे बेटे किधर कर गेटो तंग बैठ जा। हाँ, उससे पीछे वाला अंकित विष्णु ये। हाँ बता भाई। मर्दा चलो कोई ना, बैठ जा, बहुत बढ़िया। देखो अभी, हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए कंकर पत्थर से निर्मित ऐसा भूभाग जहां पर हिमालयी नदियां आकर क्या हो जाती है, कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था मैंने ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस प्रकार से ये। और हाँ, यहाँ से हिमालयी नदियां आ रही है, आएगी तो अपने साथ में बड़े बड़े क्या लेके आएगी भाई? कंकर पत्थर लेके आएगी, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये जमा कर देगी, है ना। ये मैंने आपको बताया था। अब क्या करेगी उसके बाद में, ये छोटी छोटी जब नदियां आएगी ना, तो वो क्या करेगी, इनके बीच में से बहेगी। तो ऐसा प्रतीत होगा कि नदियां यहाँ पर क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। तो ये वाला भाग पूरा क्या कहलाता है आपका? भाबर कहलाता है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा। और जब यहाँ से नदियां हैं, वो वापिस वितरिकाओं के रूप में बाहर निकलती है ना। भी यहाँ रुकावट आ गई तो आधी नदियां इधर निकलेगी, आधी नदियां इधर निकलेगी। तो ये भी ये वितरिकाओं के रूप में वापस बाहर निकलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं अपने? तराई कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ये पुरानी कैसी हुई? हाँ, एक तो मैंने ये बताया था कि नदियां अपना रास्ता बदल लेती है, तब ये वहां से पुरानी मिट्टी है वो बड़ी बड़ी क्या हो जाती है अभी, जो मिट्टी थी वो बड़ी बड़ी क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है। और हाँ, एक खादर, इस बांगर के बारे में दूसरा बताया था कि जब मानसून अधिक आता है तो पानी का बहाव अधिक हो जाता है, इसलिए जो प्रवाह क्षेत्र है उससे बाहर भी मृदा चली जाती है, और वो उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे वो बड़ी बड़ी क्या हो जाती है अभी, पुरानी हो जाती है। ये हमने कल चर्चा कर ली थी आराम से ना। और उसके बाद में हमने सिंधु का मैदानी भाग भी पढ़ लिया था। सिंधु का मैदानी भाग बोल दो या फिर पंजाब का, एक ही बात है ना। क्यों बोलते हैं पंजाब, क्यों बोलती हैं भी? क्योंकि क्या कहलाता है, 5 नदियों का संगम है। सतलज की 5 नदियां शुरू से बता दो, पहली कौन सी है, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, है ना। ये सारी की सारी 5 नदियां हैं जो किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? कैलाश पर्वत के बुकुरचू हिमनद की मानसरोवर झील से होता है, ठीक है ना। ये हमने चर्चा की ली थी। आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई? हाँ, राजस्थान का पढ़ लो या गंगा का पढ़ लो या ब्रह्मपुत्र का पढ़ लो, सारा ही पढ़ाना है आपको ना। राजस्थान का पढ़ना है, पहले राजस्थान का समझो, उसके बाद में आपको पढ़ना है। पहले मैं थोड़ा सा सिंधु वाला बता देता हूँ ना, थोड़ा सा सिंधु की बात कर लेता हूँ ताकि रिपीट हो जाएंगे जो बच्चे नहीं आए हैं। सिंधु के मैदानी भाग के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ से एक बड़ी नदी देखी थी जिसका नाम क्या था भाई? यहाँ इसका नाम था सिंधु था, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में इसकी पहली सहायक नदी देखी थी हमने, इसका नाम क्या था भाई? झेलम थी। झेलम को यहाँ पे आके एक बार रोक देते अपने। उसके बाद में कौन सी थी? चेनाब किसके अंदर प्रवेश करती है?
उसके बाद में रावी किस में प्रवेश करती है, उसके बाद में यहाँ व्यास थोड़ा सा आगे चलती है इस प्रकार से, और ये कहाँ मिल जाती है, और एक यहां से नदी और आती है, यहां से आती है और कहां प्रवेश कर जाती है, और ये आगे चल के यहाँ पे, और यह स्थान कौन सा है, मिठानकोट। दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, आब कहते हैं, आब। 5 नदियों के संगम को क्या कहते हैं, पंजाब। आब का मतलब होता है दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, आब, पंजाब। 5 नदियों का संगम पंजाब कहलाता है। पहली नदी का नाम क्या है यहाँ पे, दूसरी का नाम क्या है, तीसरी का नाम, चौथी का, देखो ये क्रम ध्यान में रखना है, ये क्रम पूछा जाता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि उत्तर से दक्षिणतम क्रम बताइए। ये आपका उत्तर से दक्षिणतम क्रम है किसका, सिंधु की 5 सहायक नदियों का, ठीक है। फिर ये प्रश्न आता है कि सिंधु और झेलम के मध्य जो क्षेत्र है, जो दोआब है, दो नदियों का संगम दोआब कहलाता है। इस दोआब का नाम क्या है, सिंधु दोआब। उसके बाद में झेलम और चेनाब के मध्य को क्या बोलते हैं, या तो उसको बोलेंगे चाज, या इसको क्या बोलेंगे, दोआब तो बोले ही बोलेंगे क्योंकि दो नदियों का संगम है। चेनाब और रावी के मध्य को क्या बोलते हैं, रचना दोआब बोलते हैं। उसके बाद में व्यास और रावी के मध्य वाला ये जो है, इससे बोलते हैं बारी दोआब। और उसके बाद में व्यास और सतलज वाले को बोलते हैं विस्त दोआब बोलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है विशेष रूप से, ठीक है। और ये जो सतलज नदी है भारत में एक दर्रे से प्रवेश करती है। उस दर्रा का नाम किसको नहीं पता है, किसको नहीं पता है, आए थे क्या क्लास में, आए थे जिस दिन दर्रे पढ़ाए थे उस दिन आए थे, जिस दिन वो दर्रा पढ़ाए थे उस दिन आया था, लेकिन आज उसको नहीं आ रहा है, वो पूछ रहा हूं मैं आपको। आप तो पहले दिन आज का आपको, चलो कोई बात नहीं भी। आप बताओ भी कौन सा था, सिपकिला दर्रा किसको जोड़ता है, शिमला को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक बात है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो दर्रे पड़ते हैं उनकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने, हिमाचल में क्या रहती है, कितने दर्रे थे हिमाचल में, पहले का नाम क्या था, दूसरे का नाम, बड़ा लाचला की विशेषता, बड़े लाचले की विशेषता, बड़ा लाचला की विशेषता, यहां से चेनाब नदी का उद्गम होता है। दूसरा दर्रा कौन सा, सिपकिला, सिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने आपको बताया था रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा से किस नदी का उद्गम होता है, रावी नदी का उद्गम होता है। इस पे एक सुरंग बनी हुई है, सुरंग का नाम क्या है, अटल सुरंग बनी हुई है, ध्यान रखना। तो अब आपको अंकित बताएगा कि ज्वार सुरंग किस दर्रे पे बनी हुई है, ज्वार सुरंग बनिहाल पे बनी हुई है। एक बनिहाल पर एक और सुरंग बनी हुई है, उसका नाम कौन बताएंगे, सैनानी नासनी सुरंग बनी हुई है। ये भी बात मैंने आपको बता दी थी ना। चलो बहुत बढ़िया, आज अपने पढ़ेंगे एक नया पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, अब अपने आज से शुरू करते हैं। मतलब दर्रे याद करके बहुत ही बढ़िया बात है ना, दर्रे में से प्रश्न आएगा, काफी आएगा। एक दर्रा होंगे, कितना नंबर आया, सारा दर्रा होंगे, टेस्ट लियोगे, अच्छा जितना भी करा दे सारा होंगे। 80 नंबर प्रश्न बता देंगे, नेक्स्ट में जाते रहता ना, अभी रिकॉर्डिंग क्लास खत्म होते ही जाते टाइम याद करवा देना, ठीक है। हाँ जो भी पेपर में डाउट हो वो पूछ लेना, तो आज क्लास के अंदर पूछ लेना, ठीक है। अपने क्या पढ़ना, अभी राजस्थान का मैदानी भाग पढ़ना है, राजस्थान का मैदानी भाग, मैदानी भाग ये हमें पढ़ना है आज, ठीक है। देखो राजस्थान की मैदानी भाग की कोई विशेषता नहीं है, ज्यादा नहीं विशेषता है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखो भी जिस प्रकार से अपने पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे एक हल्का सा अपने मैप बनाते हैं, पहले समझना है, लिखना किसी को कुछ भी नहीं है, जब तक ना कहा जाए तब तक कोई कुछ भी नहीं लिखेगा ना। ये आपको हल्का सा एक बार समझने के लिए थोड़ा सा हल्का सा मैप बना रही है। ये अपने यहाँ पे पड़ता है, राजस्थान पड़ता है ना। ये राजस्थान का मैदानी भाग है ना, ये राजस्थानी है, अरे है या नहीं है, yes, थोड़ा सा ऊपर ले लो, ये गुजरात वाला भाग आ गया, तो ये अपने यहां से कर लेते हैं, ये लो जी, ये अपना राजस्थान आ गया। अब तो ठीक है, ये राजस्थान है। देखो राजस्थान के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है,
लक्षद्वीप, पढ़ा है ना। इसके बाद में यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप है। उसके बाद में यहाँ पे द्वीप पड़ता है, उसका नाम क्या है, मालदीव। और यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है अंडमान। और इसके जस्ट नीचे एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार। यहाँ पर एक अंतिम बिंदु पड़ता है, किसी को याद आ रहा है क्या? नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट नहीं नाम आया तो, वो भी नहीं आया तो, पिग्मिलियन पॉइंट वो भी नहीं है तो, ला किचांग या फिर पार्शियन पॉइंट, ये आपको ध्यान में रखने हैं, मैंने पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। अगर पूछे कि भारत का संपूर्ण अक्षांश विस्तार कहां से शुरू होता है तो यहां से कितना डिग्री है, ये है 6 डिग्री 4 मिनट है। अगर पूछे मुख्य भूमि का तो यहां से 8 डिग्री, याद आ रहा है ना। बाकी पहले वाले भूलो मत भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो यहाँ मिनिकॉय द्वीप से इस प्रकार से ये फैली हुई है, यहाँ पे इस प्रकार से ये फैली हुई है, क्या फैली हुई भाई, ये है अरावली। कभी पढ़ा है क्या? अरावली फैली हुई है ध्यान में रखना। ये मिनिकॉय द्वीप से शुरू होती है, उसके बाद में आगे चलते हैं और यहां से लेकर यहां तक क्या है, पानी है ना, पानी है ना। क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि अपने भारत की कितने तटीय राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, 9 में गुजरात भी शामिल था ना, तो ये गुजरात वाला भाग यहाँ से, ये जो सारे के सारे यहाँ तक पानी है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अरावली को नापा नहीं गया है। अगर स्थलीय सीमा यहाँ से शुरू होती है अरावली की, देखो यहाँ से ये भाग आपका खेड़ब्रह्मा की पहाड़ी पालनपुर गुजरात से, और आगे चलती है यहाँ पे पड़ती है दिल्ली रायसीना की पहाड़ी, यहाँ तक जाती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस मैदानी भाग के अंदर ही बता रहा हूँ, ध्यान में रखना थोड़ा सा। अब देखो जब मैंने आपको ध्यान रखना, अरे कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? अरे यहीं से तो है, कहां अब कहां से आ रहा है? पहला दिन है क्या? हाँ फिर छूटा, बैठ जाओ। चलो सुनो भी, वापस से सुनो। जब मैंने आपको हिमालय पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि भारत के अंदर सबसे कम वर्षा वाला स्थान यहाँ पे पड़ता है, जिसका नाम क्या था, लेह था। याद आ रहा है ना। यहाँ पर वर्षा कम होने का कारण भी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, यहाँ पर इस प्रकार से हिमालय फैला हुआ है ना, ये कारण बताया था। उसके बाद में मैंने एक कारण ये बताया था कि अपने भारत के अंदर जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है, बताओ। ये भाग है दक्षिण, ये भाग है पश्चिम, और ये भाग है पूर्वी, ये भाग उत्तर। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था पूरा कुछ इस तरह से वर्षा होती है ना, इस प्रकार से वर्षा होती है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे टकराता है केरल के तट पे, केरल के तट पे आता है मानसून 1 जून को, और लगभग 16 जून को कहां प्रवेश कर जाता है, राजस्थान प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो ये जो मैदानी भाग राजस्थान का, उसकी विशेषता बता रहा हूं मैं, पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। तो ये जो मानसून है वो आता है इस प्रकार से आता है, और ये अरावली भी इसी तरीके से फैली हुई है ना, देखो इसी प्रकार से फैली हुई है। मानसून भी ऐसा आ रहा है, क्या कोई रुकावट पैदा हुई? जब रुकावट पैदा नहीं हुई तो क्या यहाँ पे बारिश होगी? कैसे होगी? मान के चलो भी ये दीवार है, अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो आप इसके अंदर भिड़ोगे और गिर जाओगे। अगर आप सीधा चलोगे तो क्या गिरोगे? क्या नहीं गिरोगे ना। तो ये इसी कारण होता है कि अरावली मानसून के समांतर स्थित होने के कारण यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, मानसून सीधा निकल जाता है, इसलिए ये जो भाग है यहाँ पर इतनी ज्यादा वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये ज्यादा आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है कि पहला बात, राजस्थान के मैदानी भाग में अधिक वर्षा नहीं हो पाती है क्योंकि अरावली है वो मानसून के समांतर स्थित है, और यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगी, खारे पानी की झीलें सर्वाधिक देखने को मिलेगी। समझ गए भी? यहाँ पर वर्षा कम होने का कारण क्या है, अरावली का मानसून के समांतर स्थित होना। अरावली की भी अगर पूछ ले कि अरावली कैसे फैली हुई है, तो अरावली फैली हुई है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर और पूर्व के मध्य फैली हुई है। आगे समझ में कहानी, इतनी बात आगे समझ में। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इस मैदानी भाग के अंदर, कि पहली बात है कि इस मैदानी भाग में वर्षा नहीं होती है, इस मैदानी भाग में वर्षा नहीं होती है, वर्षा अधिक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कारण मैंने पूरा बता दिया, अधिक नहीं होती है। और इसको अपने लिखेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर
अरावली मानसून के बिल्कुल समांतर है, मानसून के बिल्कुल मैदानी भाग है। मैदानी भाग। हाँ तो इसी की विशेषता बता रहा हूँ ना मैं, इस मैदान राजस्थान के मैदानी भाग की तो विशेषता बता रहा हूँ भी यहाँ पर इस मैदानी भाग में वर्षा अधिक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कौन सा भाग नहीं लिखा? मैदानी भाग, मैदानी में वर्षा नहीं है। अरे बोलिया तो लिख ले तो के जी चक्र रखे है ले बस खुश है। हाँ मानसून के बिल्कुल समांतर स्थित है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर क्या मिलती है भी, यहाँ पर खारे पानी की क्या मिलती है भी, झीलें मिलती है, झीलें मिलती है। और कौन कौन सी राजस्थान में खारे पानी की झीलें, जब मैंने आपको झीलें करवाई थी याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है ना सभी को? सारी झीलें करवाई हुई आपको। फिर भी मैं कुछ झीलें हैं उनकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी शायद तक, इसमें खारे पानी के मीठे पानी के ना। तो खारे पानी की झीलों की एक ट्रिक भी बता दूंगा जो आप इसके अंदर लिख लेना, आपके लिए काफी हेल्प रहेगी। पहले आप ये लिखो इतना, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। हाँ जो चीज नहीं दिखाई देना वो पूछ लेना, ठीक है ना, गलत मत लिखना। क्या चीज है? मैप में अरावली, अरावली के ऊपर क्या लिखा है? ये राजस्थान लिखा हुआ है। ये 16 जून को राजस्थान में प्रवेश करता है, मानसून है ये। अच्छा ये क्या? अच्छा ये गुजरात के खेड़ ब्रह्मा की पहाड़ी से शुरू होती है। आप भी आपको नहीं लिखना, ये मैं प्रायद्वीप के पठारी भाग में स्पेशल टॉपिक है अपना अरावली, तो उसके अंदर पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी तो अपना उत्तर का मैदानी भाग चल रहा है, फिर प्रायद्वीप का पठारी प्रदेश आएगा तो उसमें अपने अरावली पढ़ेंगे, उसके बाद विंध्याचल पर्वतमाला पढ़ेंगे, सतपुड़ा पढ़ेंगे, नीलगिरी की पहाड़ियां पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, पूर्वी घाट पढ़ेंगे, दक्षिणी घाट की पहाड़ियां पढ़ेंगे, तो उसमें सारी चर्चा आएगी, है ना। अभी आपको नहीं लिखना, अभी थोड़ा सा समझाने के लिए बताया है, ये चीजें नोट करनी है। और कौन कौन से खारे पानी के जिले हैं वो अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। हाँ इधर मैं खारे पानी के जिले लिख देता हूँ, है ना। खारे पानी की झीलों की ट्रिक क्या थी भाई? साड़ी का पल्लू कुत्ता। अभी ना अभी पेपर में हुआ था ना, अभी कौन सा हुआ था, अभी सीईटी का पेपर हुआ था ना, उसके अंदर आई थी एक झील पूछ रखी थी, डेगाना झील पूछ रखी थी। कहाँ पड़ती है? नागौर के अंदर पड़ती है ना। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ये तो इसी के अंदर फाड़े बाप रे, तो इसी के अंदर वो झील भी आ जाएगी। अगर आपने सीटी भी करे हो ना साथ साथ में, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सेंट्रल लेवल की करे हो तो ये अच्छी बात है। देखो सा से कौन सी आ जाएगी, और डी से डीडवाना, का से कावोद के दो या काछोर भी बनती है, पै से पंचभद्रा, और लू से लूणकन, सर कू से कुचामन, ता से ताल छापर, फै से फलोदी, डे से डेगाना, और बाप से बाप झील जोधपुर में पड़ती है, रे से रेवासा सीकर में पड़ती है। ये झील पूछी थी भाई, कौन सी आगे यानी है क्या? डेगाना। ये डेगाना पूछी थी अभी पेपर में, सीटी का पेपर हुआ था ना संडे को परसों, उसके अंदर ये पूछी थी शायद तक। डेगाना झील नागौर में पड़ती है, सैटरडे वाले में पूछी थी ना, सैटरडे वाले में। तो ये आप ट्रिक लिख लो, उसके बाद में अपने शुरू करते हैं गंगा का मैदानी भाग। हाँ पंचभद्रा है, बाड़मेर में पड़ती है, खारे पानी की झील है। सबसे अच्छी किस्म का अगर नमक चाहिए तो पंचभद्रा में जाना पड़ेगा। 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसके अंदर मिलती है। सोडियम क्लोराइड ना बढ़िया बढ़िया नमक मिलता है यहाँ पे।
राजस्थान का मैदानी भाग बिल्कुल छोटा है, बाकी इसके अंदर चर्चा में ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि राजस्थान में काफी अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं अपने। इसको रफ कर दूं क्या, जोड़ दिया? बाप झील को नाम है, जोधपुर में पड़ा है। हाँ, बाप झील को नाम है, जोधपुर में पड़ा है। अरे वो बाप को नहीं जिको थे समझो, ठीक है नहीं? हाँ, कुचामन झील है ना, कुचामन, ताल छापर, फलोदी, डेगाना, बाप और रिवासा। कुचामन सिटी नहीं सुना नागौर के अंदर, आप जाते हो? चले आगे। अब देखो भी हमने एक ही पार्ट कंप्लीट किया अभी तक, तो जिसका नाम क्या था, राजस्थान का मैदानी भाग। राजस्थान के मैदानी भाग के अंदर हमने ये देखा कि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। वर्षा नहीं होने का कारण क्या था? अरावली का मानसून के समांतर स्थित होना। अगर पूछे अरावली कैसे स्थित है तो दिशा पूछे तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या मिलती है, खारे पानी की झीलें मिलती है। सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें मिलती है, और खारे पानी की झीलों की ट्रिक क्या थी भाई? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े बाप रे, है ना, सारी की सारी इसके अंदर आपको आ जाएगी, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब अपने पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम क्या है, गंगा का मैदानी भाग। इंपोर्टेंट है, पहले समझना है, उसके बाद में लिखना है। गंगा का मैदानी भाग। इस गंगा के मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? इसको बांटा गया है 3 भागों के अंदर। हाँ, मैं 2 लाइन मारे तो 2 ही भागा में, 3 मार दे 3 भागा हूं। पहले समझ लो, उत्तरी गंगा का मैदानी भाग, उत्तरी गंगा का मैदानी भाग। फिर आपका सेकंड नंबर पे आता है दोनों के बीच के अंदर, आप क्या बोलेंगे? समझदार होगी भाई। मध्य हिमालय का मध्य गंगा का मैदानी भाग, मध्य गंगा का मैदानी भाग। और लास्ट आ गया तो उसके हम क्या बोलेंगे? निम्न। निम्न, अरे पूर्वी कौन बोला आपको? ये दिखाई दे रहा है क्या इधर? निम्न गंगा का मैदानी भाग। इसको बांटते हैं अपने 3 भागों में। सबसे पहले इसकी विशेषता देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, फिर अपने पढ़ेंगे आगे। उत्तरी गंगा का जो मैदानी भाग है वो शुरू कहां से होता है? वो शुरू होता है आपका दिल्ली से। ये दिल्ली से लेकर कहां तक फैला हुआ है? यूपी तक। यूपी में भी कहां तक? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां पड़ता है? हाँ, मैंने आपको एक जब गंगा नदी करवाई थी तब मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, याद आ रहा है क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जो शहर स्थित है गंगा नदी के किनारे, उनकी ट्रिक बताई थी ना मैंने, याद आ रहा है क्या? काई के पान बनारस वाला। पुराने वाले बैठे हैं क्या कोई? थारा खाड़े याद को रखे, याद रही है ना। दिल्ली और यूपी तक, ये दिल्ली से लेकर यूपी तक ये फैला हुआ है, इलाहाबाद तक फैला हुआ है। मध्य गंगा का जो मैदानी भाग है वो आपका यूपी प्लस बिहार के अंदर, यूपी प्लस बिहार, और बिहार में भी कहां तक? पटना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार की राजधानी क्या है? हाँ। ये आगे जब हम बात करते हैं निम्न गंगा का मैदानी भाग, तो वो पश्चिम बंगाल से लेके फरुक्का। फरुक्का कहाँ पड़ता है? फरुक्का भी पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है, जहां से ये गंगा नदी है 2 भागों में बंट जाती है। एक इधर हुगली शाखा निकल जाती है, कोलकाता वाले भाग में चली जाती है, और ये एक आगे चली जाती है। तो सुंदरबन का डेल्टा बनता है ना, इसी वाले भाग के अंदर बनता है, चर्चा करेंगे। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखना। एक मोरीबंद का डेल्टा भी यहाँ पे बनता है, वो भी अपने चर्चा करेंगे, है ना। हाँ, जो फर्स्ट आता है उनको इनाम भी देते हैं ना सर ने, डाल के जी फोटो, तो बढ़िया मेहनत किया करो भी। तो दिल्ली से लेकर यूपी तक फैला हुआ है, उसका नाम क्या है? उत्तरी गंगा का मैदानी भाग। मध्य गंगा का मैदानी भाग वो यूपी से लेकर बिहार, बिहार में कहां तक? पटना। और निम्न गंगा का जो मैदानी भाग है वो पश्चिम बंगाल से लेकर फरुक्का। फरुक्का कहां पड़ता है?
ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, ध्यान रखना। उत्तरी गंगा के मैदानी भाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, 100 सेमी। कितनी होती है भाई, 100 सेमी। यहाँ जो वर्षा होती है वो होती है 100 से 200 सेमी, 100 सेमी से 100 से 200 सेमी। और अगर पूछे यहाँ पर वर्षा कितनी होती है तो यहाँ होती है 200 से 300 सेमी के आसपास। और वर्षा को नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, वर्षा को, अरे बा वर्षा नहीं, वर्षा को नापने वाला, वर्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेनोमीटर कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इंग्लिश रेनोमीटर कहलाता है, ध्यान रखना, वर्षा को नापने वाला यंत्र। अगर पूछे इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है उत्तरी वाले भाग के अंदर सर्वाधिक है, इसकी जो ऊंचाई है वो आती है आपकी 100 से 300 मीटर। ये सेमी के अंदर है, ये मीटर के अंदर, ध्यान रखना। मध्य गंगा के जो नीचे दिखाई दे रहा है क्या, देखना है थोड़ा सा ऊपर, यहाँ जो इसकी जो ऊंचाई है ये तो आ गई यहाँ पे वर्षा, ये वर्षा है, ठीक है। और यहाँ पे 100 से लेकर लगभग आपकी 100 से 300 मीटर ये इसकी क्या है, इस वाले भाग की ऊंचाई है। इस वाले भाग की जो ऊंचाई है वो आपकी आती है, हाँ, इस वाले भाग की जो ऊंचाई है वो आती है आपकी 50 से 100 मीटर के आसपास आती है। और इसकी जो आती है वो आती है 50 से कम मीटर, 50 मीटर से कम आती है, 50 से कम आती है, ध्यान रखना। इसमें 50 से 100 आती है, इसमें 100 से 300 मीटर। अगर पूछे गंगा का कौन सा भाग सर्वाधिक ऊंचा है, अरे समझिए आगे, कौन सा भाग है, उत्तरी गंगा के मैदान दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। अगर पूछे कि सर्वाधिक 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 उपजाऊ कौन सा होगा, तो जहाँ पे वर्षा सर्वाधिक हो रही है। वैसे मध्य गंगा का मैदानी भाग है वो सर्वाधिक उपजाऊ है, ये वाला उपजाऊ है सर्वाधिक, ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वर्षा हो रही है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लगभग मिट्टी जो मिलती है वो कौन सी मिलती है, चिकनी मिट्टी मिलती है। मिट्टियों की ओर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, मिट्टी की भी बात। यहाँ पे अपने वर्षा पड़ा है, ये अपने यहाँ पर क्या पड़ा, सॉरी, यहाँ पे हमने विस्तार पड़ा है, हाँ विस्तार पड़ा है, ये हमने वर्षा पड़ा है। और ये इसके बाद में भी हमने यहाँ पे ये फैलाव पड़ा है, विस्तार, ये हमने ऊंचाई लिखी हुई यहाँ पे। इस प्रकार से याद रखिएगा। यहाँ पे अपने क्या पढ़ना है, मिट्टी, माटी, है ना, नहीं दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा है, नहीं अलग अलग और बताऊंगा। अभी तो ये छोटा सा डायग्राम है, अभी तो इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर कौन कौन से पठार आते हैं, बुंदेलखंड का, रोहलखंड का, है ना, वो बहुत चीजें पढ़ेंगे अभी तो। रुको, मिट्टियों की बात करता हूँ, इलास्टिक लिख देता हूँ यहाँ पे। मिट्टी में, मिट्टी यहाँ पे मिलती है रेतीली, ये दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, चलो छोड़ो फिर, लिखो इसमें। अरे ना छेड़े भाई, हाँ रेतीली मृदा। और उसके बाद में यहाँ पर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाती है, कौन सी आ जाती है अभी है, नहीं, मध्य गंगा का जो मैदानी भाग है ना, वहां पर लगभग मिट्टी मिलती है, वो मिलती है जलोढ़ मृदा। और यहाँ जो मिलती है वो मिलती है चिकनी मृदा। इतनी सी बात लिखो, फिर हमने एक एक को पढ़ते हैं, यहां से लेकर इसको शुरू करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। उत्तरी गंगा का मैदान पढ़ेंगे, फिर मध्य गंगा का मैदान पढ़ेंगे, फिर निम्न गंगा। ये एक सारणी है जो कंपेयर करवा रही है तीनों के साथ में, अलग अलग अपने और पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी लिखो भाई। पीछे दिखाई दे रहा है क्या आपको, उधर दे रहा है, फिर ठीक है। अच्छे नोट्स तैयार करना ना, अभी बढ़िया कंटेंट मिल रहा है आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की। सारों क्लासों के नोट्स बना लेना बढ़िया तरीके से, आराम से पढ़ते जाना।
हाँ, ये जलोढ़ है और ये चिकनी मृदा है और यहाँ पे रेतीली मृदा है, ये आपको ध्यान रखना है। रेतीली टीले, यहाँ पे लहरदार टीले मिलते हैं जिनको बूड कहते हैं। अभी बात करेंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे। चले आगे क्या? हाँ, 2 मिनट रुक जाते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, जो इनका रह गया ना वो वीडियो से लिखते रहना भाई, ठीक है ना, समझने पर फोकस करना अपने को, तो नोट्स बनाते रहना, इसके अंदर डाटा सेव रहता है। चलो भाई पहला देखते हैं अपने उत्तरी उत्तरी गंगा का मैदानी भाग। विस्तार मैंने आपको बता ही दिया। विस्तार है वो कहां से है? दिल्ली से लेकर, दिल्ली से इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां पड़ता है? दूसरी विशेषता इसकी ध्यान में रखनी है कि यहां पर गंगा व यमुना दोआब इसी भाग में स्थित है। ध्यान रखना, गंगा व यमुना का दोआब कौन से भाग के अंदर स्थित है? तो उत्तरी गंगा के मैदानी भाग के अंदर गंगा व यमुना का दोआब स्थित है। गंगा व यमुना के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखो, पहले समझना है, लिखना किसी को नहीं है जब तक ना कहा जाए। लिखने के लिए टाइम मिलेगा आपको, तो फिर भी नहीं मिले तो वीडियो में सेव रहता है। फोकस समझने पर ज्यादा करो आप, ठीक है ना। देखो, यहाँ से आपको पता है गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, आगे चलती है, इस प्रकार से बहती हुई जाती है ना। उसके बाद में आपको मैंने ये भी बताया था, यहाँ पे पड़ता है यमुनोत्री हिमनद, और यमुनोत्री हिमनद की बंदरपुंज की पहाड़ी है, याद आ रहा है क्या? कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। उत्तराखंड के अंदर मैंने पहाड़ियां कुछ बताई थी, कुछ याद आ रहा है क्या? पहली पहाड़ी कौन सी थी? कामेट। कामेट कामेट कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड के अंदर। कामेट के बाद में 2 नंबर त्रिशूल, तीसरी नंबर बंदरपुंज, चौथी नंदा देवी। नंदा देवी ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? कामेट लगे हाथ खड़े करो, नंदा देवी लगे हाथ खड़े करो। अरे, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? कामेट था। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? नंदा देवी था। ध्यान में रखना, गलती मत करो। थे गलती कौन थे? गलत तो करना रहे हो, कंफ्यूज हो गया, ठीक है नहीं। ये देखो, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, उसके बाद में यहाँ पर आकर किसमें मिल जाती है? ये किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है ना। कौन सा स्थान है, कहाँ मिलती है, सारी चर्चा करेंगे अपनी नदियों के अंदर। एक बात रखना, ये जो मैदान बनता है, ये जो दुआब बनता है, एक नदी ये रही, एक नदी ये रही, ये जो दुआब है वो क्या कहलाता है? गंगा व यमुना का दुआब कहलाता है। और वो कौन से भाग के अंदर आता है? उत्तरी गंगा के मैदानी भाग के अंदर आता है। उत्तरी गंगा के मैदानी भाग के अंदर आता है, ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चर्चा और करते हैं अपने, इसी की चर्चा करते हैं। यहाँ पर पड़ता है एक रुहेलखंड का मैदान, नाम सुना है क्या आपने? नहीं सुना, सुनाएंगे अब, है ना। यहाँ पे पड़ता है रुहेलखंड का मैदान भी यहाँ पे पड़ता है, ध्यान रखना। इसके अलावा अवध का मैदान भी यहाँ पड़ता है, अवध का मैदान भी यहाँ पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर पड़ता है आगरा मंडल भी यहाँ पे पड़ता है, आगरा मंडल भी यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में अपनी इसकी और विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो भी फसल कौन कौन सी होती है इस वाले भाग के अंदर। फसल होती है गेहूं, प्लस में चावल, प्लस में मक्का, है ना, प्लस में गन्ना होता है यहाँ पे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मिट्टी की मैंने बात कर ली है। मिट्टी यहाँ पर कौन सी मिलेगी? मिट्टी यहाँ पे मिलेगी रेतीली। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी यानी रेतीले बालू के लहरदार टीले मिलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बूड कहते हैं। ये प्रश्न भी आ गया था कि बूड कहाँ मिलते हैं? उत्तरी गंगा के मैदानी भागों में मिलते हैं, है ना। थार तो वो स्नोड कर रहा है तो बूंडो लगा है नहीं? हाँ, वो बूंडो है, वो बूड है, ध्यान रखना। तो देखो भी, हाँ,
रेतीली मृदा में मिलने वाली लहरदार आकृति को बूड कहते हैं। बूड, और ध्यान रखें, अरे बूड कहते हैं, अरे बूंद को नहीं, बूड है, ठीक है ना। यहां पर कहते हैं, वैसे अपने राजस्थान में पढ़ेंगे ना कभी आप, अरावली पढ़ने का मौका मिलेगा तो जब आप पढ़ोगे ना, क्या पढ़ोगे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ोगे, क्योंकि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपके लायक नहीं है ना। तो वहां पर देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ोगे ना, तो वहां पर अलग अलग आकृति मिलती है। होता है बालका स्तूप युग चित्र आता है, एक बालका स्तूप मुख चित्र आता है। जब बालका स्तूप युग चित्र पढ़ोगे ना आप, तो वहां पर अभी आपको ये आकृति देखने को मिलेगी कि रेतीली मृदा पर मिलने वाली लहरदार आकृति को क्या कहते हैं, वहां पर उनको बोलते हैं उर्मिका। क्या बोलते हैं? देखो कितना राजी हुए, नाम है बोला है मैंने, ठीक है नहीं, फीलिंग ना लो। अराठा क्या बोला है? हाँ, ये सारी विशेषता किसकी है? उत्तर के मैदान वाकी। अब छापो इन। हाँ, जब आप फोटोकॉपी कर दो, घर जाके धक्का पड़ना था ना, जद याद होसी, यहाँ कौन याद हुआ है? इनमें से ऐसा कोई साथी है जिसको मैं भरना नहीं आता हो? ईमानदार हाथ खड़े कर लिया, क्योंकि मैं जो खड़ा कर लिया तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। आपको नहीं आता? उस दिन भरा था ना आपने? मैं भरना को नहीं हुआ खाली कर दिए। अरे मैं भरना, तेरे को नहीं आता रे? सही में नहीं आता? तेरे को भी नहीं आता? जिनको मैप भरना नहीं आता ना, वो कल मैप लेके आएंगे और अपनी पहली वीडियो डाली हुई है, वो वीडियो देख के मैप भरोगे, उसके अंदर ट्रिक बताई हुई है, ठीक है ना, या मिल जाएगी इस चैनल के अंदर। फिर भी कोई दिक्कत आई तो कल मेरे पास लेके आना, सिखाएंगे, क्योंकि मैप के बिना कुछ भी नहीं होगा। जल्दी लिखो थोड़ा सा, अगली क्लास टाइम हो रहा है। ओके, रिपोर्ट है, चले आगे। देखो, उत्तरी गंगा का मैदानी भाग पड़ रही है, विस्तार कहां से है? दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक। इलाहाबाद कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? उसके बाद में अगर विस्तार पूछे तो गंगा, इसको हमने दुआ पूछी तो गंगा व यमुना का दुआ कौन से के अंदर स्थित है भाई? फिर पूछे कि मैदान, जैसे रुहेलखंड का, अलग अलग कराऊंगा वैसे पठार भी कराएंगे तब। रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान और आगरा मंडल कहां पे स्थित है? तो उत्तरी गंगा के मैदान के अंदर। फसल पूछे कि उत्तरी गंगा में कौन सी होती है? तो गेहूं, चावल, मक्का और गन्ना। मिट्टी पूछे रेतीली। रेतीली मृदा में मिलने वाली लहरदार आकृतियों को क्या कहते हैं? बूंद कहते हैं। क्या कहते हैं? बूंद। एक बूंद हुआ है, बूंद क्यों है? बैठे नहीं बूंद। अरे आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। आप पढ़ते अपने मध्य, अब अपने पढ़ते हैं मध्य गंगा का मैदानी भाग पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले समझना है इसी को भी, उसके बाद में अपने और चर्चा करेंगे। सुनो, इसका विस्तारा मैंने आपको बता रखा है, जल्दी से बता दो। यूपी से लेकर पटना। पटना कहाँ है? थरासासरगमा, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में यूपी से पटना यानी बिहार तक ये फैला हुआ है। और अगर हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, अगर हम बात करते हैं विशेषता, यहाँ पर कुछ क्या फैले हुए हैं? यहाँ पे भी कुछ फैटार और मैदान फैले हुए हैं। जैसे यहाँ पर आता है मिथिली का मैदान है, मिथिली का मैदान, हाँ मिथिली।
उसके बाद में अंग का मैदान, अरे नाम दिए हुए हैं, अब ध्यान रखना पड़ेगा। अब मठा यहाँ सुरतोड़ को मैदानी भाग तो कहने के क्यों वही ना, तो नाम यही है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। मितली का मैदानी भाग, अंग का मैदानी भाग यहाँ पे स्थित है, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर और बात करते हैं तो यहाँ बनता है गंगा व सोन दुआब, यहाँ पे मिलता है गंगा व सोन दुआब मिलता है यहाँ पे। और हाँ, दो नदियों का संगम दुआब कहलाता है। एक यहाँ पे मिलता है गंडक, गंडक नदी को नाम है, वो गंडक को कौन है, देखो सोचो, गंडक किसकी सहायक नदी है, किसकी है, गंगा की। गंडक व कोसी, कोसी भी किसकी है, गंगा की। गंडक व कोसी का दोआब भी यहीं पे स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए प्रमुख फसल, मिट्टी पूछी जाए तो मिट्टी कौन सी हो जाएगी भाई, मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़ हो जाएगी, है ना। ये इसको वैसे सिल्ट मर्दा भी बोलते हैं यहाँ पे ना, सिल्ट मर्दा की भी दिक्कत रहती है, हाँ, छोटी छोटी जो मर्दा होती है। उसके अलावा अगर हम और बात करते हैं यहाँ पर फसल की बात करते हैं तो फसल दो सर्वाधिक होती है, एक तो कपास होती है और एक चावल होती है, ये सर्वाधिक होती है यहाँ पे। हाँ, नरमो सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, नरमा को बढ़िया कहते हैं। प्रश्न आया था राजस्थान पुलिस 2018 में, ठीक है ना। हाँ, फसल है, हाँ बढ़िया कहते हैं। फसल का कपास प्लस में चावल, मिट्टी है जलोढ़ प्लस में जलोढ़ और सिल्ट मृदा यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा देखो यहाँ ये जो मैदानी भाग है वो सर्वाधिक, ये मैदानी भाग सर्वाधिक उपजाऊ है, ये मैदानी भाग सर्वाधिक क्या है भाई, सर्वाधिक उपजाऊ है। देखो मैदानी भाग में हमने चर्चा की थी कि वो सर्वाधिक उपजाऊ है। मैदानी भाग के अंदर भी कौन उपजाऊ है, मध्य गंगा का मैदानी भाग। अगर सीधा पूछे कि कौन सा भौतिक प्रदेश उपजाऊ है तो उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर के मैदानी भाग के अंदर भी कौन सा उपजाऊ है तो मध्य गंगा का मैदानी भाग, कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैदानी भाग सर्वाधिक उपजाऊ है। और यहाँ पर सर्वाधिक बाढ़ भी इस मैदानी भाग में देखी जा सकती है, सर्वाधिक बाढ़, अरे याद आ रहा है कुछ क्या, बिहार का शौक, सर्वाधिक बाढ़ इसी मैदानी भाग में देखी जा सकती है, मैदानी भाग में देखी जा सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पता है कोसी नदी बिहार का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं, आपको पता ही है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा तो मध्य गंगा का मैदानी भाग हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और बात क्या रखनी है कि यहाँ पर नदियां मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात कौन सा मैदानी भाग मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है तो यह मैदानी भाग मार्ग परिवर्तन, नदियों के मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। अब देखो जब ये मार्ग परिवर्तन करती है ना तभी तो क्या होती है, बाढ़ आती है, है ना। नदियां यहाँ से जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, अगर रुकावट आ गई तो नदी यहाँ तो जाएगी नहीं, वो इधर टेढ़ी मेढ़ी होकर चली जाएगी तो बर्बाद आ गई वहां, तो वो आता है। तो यह मैदानी भाग नदियों के मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। ये इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन से के अंदर ध्यान में रखनी है भाई, मध्य गंगा के मैदानी भाग के अंदर आपको ये इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जल्दी लिखो भाई, उसके बाद में हम और चर्चा करते हैं, जल्दी लिखो। वहाँ वांगो नदी है ना वहाँ की, और दामोदर की नदी को कहते हैं, किसका कहते हैं इधर, इसको कहते हैं कलकत्ता को, और महानदी को किसको कहते हैं उड़ीसा। चर्चा करेंगे नदियां आने दो टॉपिक अंदर सारा का सारा शो कर लिखा दिया उन्होंने। अच्छा है कि महानदी उड़ीसा में बहती है, कहाँ बात कर रहा है, पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं है, दामोदर नदी है वहां इस वाले भाग के अंदर। महानदी उड़ीसा के अंदर बहती है, जहां पर नदी भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है, 4.8 किलोमीटर लंबा। नदियों में चर्चा करेंगे, बांधों में भी चर्चा करेंगे। अभी आप पहले ये लिखो, जल्दी लिखो भी, थोड़ा सा आगे क्लास के फोन आ रहे हैं, जल्दी लिखो थोड़ा सा। क्या हो गया, क्या है वो दिखेगी, दोनों दही मिलेगी।
चलो जल्दी लिखो भाई, थोड़ा सा लिख लिया क्या ये? आगे और क्लास होते हैं ना, उनके फोन आने लग जाते हैं टाइम से 5-10 मिनट पहले। चलो भी यहाँ तक हमने पढ़ा है कि मध्य गंगा का मैदानी भाग है वो विस्तार यूपी से लेकर पटना बिहार तक फैला हुआ है। और मिथिली का मैदान, मगध का भी यही आता है, ध्यान रखना। मगध ने लिखा है क्या आपको? मगध भी लिख लेना। मगध का मैदान भी यही आता है। मगध का मैदान बिहार में है। अंग का मैदान ये भी आता है, ध्यान रखना। तो देखो विस्तार देखो यूपी से लेकर पटना बिहार तक फैला हुआ है ना ये। तो गंगा व सोन दोआब यहाँ आता है। गंडक और कोसी नदी का दोआब भी यहीं आता है। मिट्टी जलोढ़ या सिल्ट आ जाएगी। फसल की बात करें कपास या चावल आ जाएगा। और ये मैदानी भाग सर्वाधिक उपजाऊ है। सर्वाधिक बाढ़ भी इसी मैदान में आती है। और यह मैदानी भाग नदियों के मार्ग परिवर्तन हेतु जाना जाता है, ठीक है ना, तभी बाढ़ आती है। अब लास्ट पार्ट पढ़ते हैं अपने, जिसका नाम क्या है? गंगा का मैदानी भाग। अब देखो अपन बढ़ते हैं निम्न गंगा का मैदानी भाग। निम्न गंगा का मैदानी भाग, मैदानी भाग ये देखो भी अपने इसकी चर्चा करते हैं। निम्न गंगा का मैदानी भाग विस्तार जल्दी से बता दो। विस्तार पश्चिम बंगाल से फरुक्का, पश्चिमी बंगाल से लेकर से फरुक्का। फरुक्का कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना, आगे डेल्टाई प्रदेश वाले के अंदर चला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी विशेषता करते हैं तो इसमें आवाज मत करो, ठीक है ना, ठंड में लग जाएगी गलतियां। इसमें विश्व का सबसे हाँ इसमें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नाम क्या है? डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा स्थित है। पहली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन का डेल्टा स्थित है। डेल्टा क्या होता है? किसको पता है डेल्टा के बारे में? अरे जिए भी टूटो फुटो किन्हें भी जो थोड़ा बहुत पता है, एक कोई पता, बाकी किसी को नहीं पता। डेल्टा क्या होता है बताइए? क्या हो जाती है? जब क्या होता है देखो, डेल्टा क्या होता है कि नदियां अपने साथ में अवसाद लेके लेके आती है। अवसाद लेके आती है ना, अवसाद समझते हो सभी? तो वो क्या करती है कि समुद्र में गिराने से पहले उनको त्रिभुजाकृति के अंदर इस अवसाद को जमा कर देती है इस प्रकार से। उनको क्या बोलते हैं? उनको डेल्टा बोलते हैं। ध्यान रखना कि नदियों द्वारा लाई गई अवसाद समुद्र में गिराने से पहले, जल गिराने से पहले उनको त्रिभुजाकृति में जमा कर देती है, तो उनको कहलाते हैं, क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो सुंदर विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि निम्न गंगा के मैदानी भाग के अंदर पड़ता है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जब मिलती है तो दोनों के संगम पर ये डेल्टा बनता है। नदियों में चर्चा और बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि छोटा सा डेल्टा और पड़ता है यहाँ पर, मोरीबंद का डेल्टा। मोरीबंद का डेल्टा भी यहाँ पे स्थित है इसी मैदानी भाग के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर राढ़ का मैदानी भाग भी, राढ़ का मैदान, अरे राढ़ को नहीं, राढ़ को नहीं, का मैदानी भाग यहीं पे स्थित है। ये पड़ता है आपका नागपुर, छोटा नागपुर का पठार झारखंड के आसपास यहाँ पे पड़ता है ये ना, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड के अंदर पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के अंदर ये फैला हुआ है। झारखंड के अंदर बता देता हूं मैं, झारखंड में ये फैला हुआ है। और मिट्टी यहाँ पे हमने बात करी थी, मिट्टी यहाँ पे कौन सी मिलती है? चिकनी मिट्टी। और यहाँ पर फसल की मैं बात करूं तो यहाँ पर होती है चावल, और प्लस में यहाँ पर होती है जूट। बस इतनी सी कहानी थी गंगा के मैदानी भाग की, जहां से प्रश्न आते हैं हर बार। अंतर होता है, जूट अलग होती है, जिससे वो नहीं बनते क्या बिछाने के लिए? हाँ, जूट की बनी होती है ना, नहीं देखी आपने? अलग अलग है चावल और जूट, ठीक है। ये था, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। तीनों पार्ट पढ़े, तीनों पार्टों में किसी को कोई दिक्कत है क्या? आज वाला आगे पूरा समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, अभी कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो, वरना कल मैं पूछूंगा फिर दिक्कत आ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। हाँ, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? क्या? उतारने के समय अलग से दिया करो। हाँ, उतारने के लिए समय दिएंगे, टेंशन मत ले लो ना। फिर भी अगर टाइम नहीं बचता ना तो आपके पास में वीडियो तो होता ही है, आप यूज करके उसको वीडियो को लिख लिया करो। यहाँ पर समझने पर ज्यादा फोकस दिया करो, ठीक है ना?
क्योंकि यहाँ पे समझा होगा, लिखा हुआ किताबों में बहुत है, मैथ्स वन की बुक आती है, बहुत लिखा हुआ है, 6ठी 7वीं बुक पढ़ लेना, 11वीं 12वीं पढ़ लेना, उनमें से कराता हूँ मैं, एनसीईआरटी का डाटा करवा रहा हूँ आपको, तो उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है लाइन टू लाइन ना, तो वो चीजें भी पढ़ सकते हो। यहाँ समझो, उसके बाद में कोई सी भी बुक पढ़ लो, लगभग मिल ही जाएगा आपको। हाँ, इससे हो सकता है थोड़ा सा कम मिले, लेकिन मिल जाएगा आपको। 11वीं 12वीं की और मैथ्स वन की बुक पढ़िए, उसमें पूरा डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के लिए। जय हिंद।